हेलो एवरीवन, स्वागत है प्रैक्टिस सेट में बिहार पैरामेडिकल प्रैक्टिस सीरीज 7। आपको इसमें स्वागत है। आप लोग को मैं करवाता जाता हूं, डेली करवाता हूं प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिला करके पूछे गए हैं। मैं आज को ख़त्म कर दूंगा। इसमें विटामिन से जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको स्वतः ख़त्म कर दूँगा। इस जो आपको इससे अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं लगभग 8 वीडियो में मैं आपको ख़त्म कर दूँगा। ये लास्ट वीडियो नहीं है, सेकंड लास्ट वीडियो है, तो आगे मैं बताऊंगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ के सहारे आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आपको फायदा भी होगा। चलिए आगे हम देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जीवन का रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है। आपको इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करेंगे, जरूर देखिएगा। जीवन का रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जीवन का रक्षक हार्मोन जो है, तो लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द विच ग्लैंड्स। कहाँ से स्रावित होता है? जो जीवन का रक्षक हार्मोन जो होता है कहाँ से सिक्रीट होता है? तो आपको बताना है आंसर। तो लाइफ सिक्रीट हार्मोन जो होता है एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी सिक्रीट होता है। लिख लीजिएगा, एड्रेनल ग्रंथि से, एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है मानव शरीर के किन ग्रंथियों में एक साथ अंतःस्रावी ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है? जो कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? तो व्हिच ग्लैंड्स द ह्यूमन बॉडी फंक्शनल सिमिटेशनली एज बोथ द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। दोनों अंतःस्रावी एंड बाह्यस्रावी दोनों में एक साथ काम करती है, दोनों साथ साथ। तो कौन सा ऐसा है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में काम करती है। अग्नाशय लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? पुरुषों में कौन सा ऐसा हार्मोन जो होता है रिप्रोडक्टिव के लिए सबसे ज़्यादा ये लाभदायक होता है या उत्तरदायी होता है? तो व्हिच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन मेन। रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन मतलब होता है? तो टेस्टोस्टेरोन लिख लीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन होता है, क्या करता है? पुरुषों में प्रजनन के लिए सबसे उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये अगला है आपको यहाँ पे, किस हार्मोन को गर्भधारण के लिए वाला हार्मोन भी कहा जाता है? किस हार्मोन को गर्भधारण के लिए वो हार्मोन कहा जाता है? चलिए, तो ये चौथा नंबर प्रश्न है, व्हिच हार्मोन्स इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी डिटरमाइनिंग हार्मोन्स। प्रेगनेंसी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा हार्मोन को यह सहायता मिलती है या गर्भ निर्धारण के लिए यूज किया जाता है? तो किसी को नहीं होता, प्रेगनेंसी होने के बाद क्या होता है उसको डिटरमाइन करने, पहचानने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन को यूज किया जाता है। पुरुषों में क्या है प्रजनन के लिए? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है पुरुषों में गर्भधारण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर, किस हार्मोन को बच्चे के जन्म के समय सहायता मिलती है? कौन से ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं कि बच्चे के जन्म के समय सहायता मिलती है? व्हिच हार्मोन्स हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। बच्चे को जन्म लेने के समय कौन सा हार्मोन मतलब सहायता मिलता है ना? तो आपको बताना है रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि बच्चे को जन्म लेने के समय ये सहायता करता है। रिलैक्सिन है ना, लिख लीजिएगा। रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है जो सहायता करता है। ये हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। जो भी गर्भाशय ग्रीवा होते हैं ये इसको चौड़ा करने की कोशिश करता है। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट होता है कि गर्भाशय जब बर्थ होने लगता है तो ये ऐसा हार्मोन है कि आपको ये चौड़ा करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ज़्यादा इसमें प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन स्त्रियों में स्तनों में
स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है। हार्मोन स्त्रियों में स्तनों की वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन? तो लिखिएगा, कौन सा हार्मोन जो है स्त्रियों में मतलब कि क्या करता है? स्तनों की वृद्धि का काम करता है। तो ये जो है आपको विच हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स। ब्रेस्ट को ग्रोथ को कौन बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। लिख लीजिएगा, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन क्या है? एस्ट्रोजेन लिख लीजिएगा, एस्ट्रोजन क्या है? क्या करता है? ये स्त्रियों में स्तनों को बढ़ाने का काम करता है। ये हार्मोन सीक्रेट होता है, उस तरह से बढ़ता है। अब कहता है एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन क्या है? तो एंड्रोजेन एक नर हार्मोन है। एक मादा हार्मोन होती है, एक नर हार्मोन होता है, दूसरी तरह से होता है। तो नर और मादा हार्मोन अलग अलग तरह के हैं। अब कहता है कि किस ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? विच ग्लैंड्स इज कॉल्ड फोरेस ग्लैंड्स। फोरेस ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? तो एक एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है ना? एड्रिनल को कहा जाता है। तो लिख लीजिए इसमें एड्रिनल को। फोरेस का मतलब एक्चुअली क्या है? तो मैं इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ कि फोरेस का मतलब एक्चुअली में क्या है। इसका आंसर लिख लीजिएगा, एड्रिनल। एड्रिनल है ना? एड्रिनल लिख लीजिएगा, इसका मतलब है। फोरेस का मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला नंबर सोर्स ऑफ एनर्जी लिखिएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा नंबर है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन। तीसरा नंबर है साल्ट रिलेटिंग, साल्ट रिलेटिंग, साल्ट रिलेटिंग। और चौथा है शुगर मेटाबॉलिज्म। लिख लीजिएगा, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म है ना? इस तरह के इसके मतलब ये होते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, रोक के लिख लेते। और गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन की सुई लगती है? कौन? गाय और भैंस के जो थन होते हैं उसको, उसके थनों से दूध उतारने के लिए कौन सी हार्मोन की सुई लगती है? गाय को या भैंस को, कोई भी हो, किसी भी चीज़ को तो बताना होगा। तो गाय और भैंस को दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन को सुई लगती है? तो मैं बताता हूँ। उतारने के लिए एक ऐसा सुई लगता है जिससे दूध उतरना शुरू हो जाता है। हार्मोन की सुई लगता है, ये ना कि पूरा कि वही सुई से दूधे उतरता है। वो क्या होता है? एक हार्मोन होता है, बहुत सस्ता मिलता है वो हार्मोन। वो एक सुई होती है, सुई से क्या करता है? जब सुई उसके बॉडी में इंजेक्ट होता है तो एक हार्मोन सीक्रेट होने लगता है उसके बॉडी में। बॉडी में कहाँ सीक्रेट होने लगता है? तो उसके थनों में सीक्रेट होने लगता है। तो कौन सा सुई लगाई जाती है? कौन सा हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन लिख लीजिएगा। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होते हैं, उसकी सुई लगाने से गाय और भैंसों की थनों से दूध उतारा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? यूरिया किसके द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है? तो यूरिया को अलग करने के लिए ये आपको गुर्दे की ज़रूरत है, किडनी की ज़रूरत है ना? किसके पास एक किडनी है, किसके पास दो किडनियाँ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सबके पास दो ही किडनी है, लेकिन किसी किसी के पास कोई डोनेट कर देता है तो एक किडनी होती है। तो किसके पास एक गुर्दा है, किसके पास दो गुर्दा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना? ये लड़का और लड़कियां दोनों में होती है। चलिए, वृकक क्या है? वृकक क्या है? वृकक क्या है उसके बारे में बताइए। तो वृकक एक उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जक अंग है। ये सिर्फ मानव यानी मेल बॉडी में उत्सर्जक अंग है। एक सिर्फ कहाँ होता है? ये सिर्फ होता है ह्यूमन बॉडी में, और कहाँ? मेल में होता है, सिर्फ मेल में होता है। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ केवल मकड़ियों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा एक उत्सर्जी पदार्थ है जो सिर्फ मकड़ियों में पाया जाता है? तो ग्वानिन एक उत्सर्जी पदार्थ है, सिर्फ मकड़ियों में पाया जाता है। आप पूछता है क्वेश्चन, मकड़ियों में कौन सा एक उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है? ग्वानिन, या मकड़ियों में ग्वानिन एक ऐसे उत्सर्जित पदार्थ है, सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो मकड़ियों में। तो क्वेश्चन बदल देता है, पूछने का तरीका भी बदल देता है, सोचने का तरीका आपको बदल देगा। लेकिन आपको जब फैक्ट पता होगा, चीज़ें पता होगी, तो आपको पता चलेगा। तो क्या हो गया इसमें? आपको है ग्वानिन होगा,
गाबानिन क्या करता है, एक उत्सर्जी पदार्थ है जो सिर्फ मकड़ियों में पाया जाता है ना। मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादातर ग्रीन। चलिए यहाँ है, भारत में उपस्थित बेंजोइक भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप से होता है। जो बेंजोइक अम्ल होते हैं उसके उत्सर्जन जो होते हैं किस रूप से होता है, तो आपको बताना है किस रूप से। तो बेंजोइक अम्ल के जो उपस्थिति होते हैं किस अम्ल से होता है, तो आपको भोजन में तो हिप्यूरिक अम्ल के रूप से में कहाँ होता है, हिप्यूरिक अम्ल लिख लीजिएगा, हिप्यूरिक अम्ल के रूप में होता है, अम्ल के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन श्वासोच्छ्वास किस अंग द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो श्वासोच्छ्वास मतलब उत्सर्जन होता है या निकलता है, उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कहाँ से, फेफड़ा से। जो सिगरेट पीते हैं उसको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, सिगरेट पीते हैं उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड स्वेच्छापूर्वक अपन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि फेफड़ा क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं के बहुत दिनों से ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि उसके जो फेफड़े को जकड़ना शुरू कर देता है और कैंसर का रूप धारण कर लेता है। बहुत कम समय में कैंसर का रूप धारण कर लेता है और ये ट्रांसप्लांट मतलब कि बदला नहीं जा सकता है सबसे। तो ये आपको स्वेच्छा अनुसार ये सब चीज़ें जो है आपको, तो कार्बन CO2 जो है आपको कम लेने की कोशिश करें। CO2 का किस किस चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, मैं प्राप्त करने का अच्छा सोर्स बता दूंगा। अगर प्राप्त करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं करना चाहें। तो CO2 आप डेली क्या खाइए, बर्फ़ खाइए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ, कोई भी ठंडी चीज़ें खाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी चीज़ों में पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन पाया जाता तो क्या होता कि वो गलना शुरू हो जाता। ऑक्सीजन क्या होता है, एक गर्म पदार्थ है, और अभी वायुमंडल में क्या है कि ऑक्सीजन की वजह से ही देखते होंगे कि वायुमंडल में शांति बना हुआ है और लोग सांसें अच्छे से ले पा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से सब लोग बेचैन हैं। अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है, तो यकृत करता है। यकृत क्यों करता है कि अमोनिया जैसी उसके बॉडी में गया तो ये यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। और यूरिया को दूसरे रूप में बदलने के लिए आपको इसमें क्या काम करता है, तो गुर्दा काम करता है, किडनी काम करती है। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। अब चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है इसमें किन्हें ब्रीकक की क्रियात्मक एक एकक कहा गया है। कौन से ऐसे हैं जो इसमें ब्रीकक के क्रियात्मक एकक कहा गया है, तो आपको बताइए। तो ब्रीकक के क्रियात्मक एकक कहा गया किसको, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन कहाँ से, ब्रीकक से रिलेटेड है नेफ्रॉन। अगर ये इसके बारे में अगर पिक्चर में दिखा देता तो नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में भी बताता। तो नेफ्रॉन क्या करता है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये नेफ्रॉन से रिलेटेड एक एकक होता है, क्रियात्मक एकक होता है। जल के अतिरिक्त मात्रा में टॉक्सिसिस की को तैयार से बाहर का करी कौन सा अंग होता है, कौन सा अंग होता है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो जल की अतिरिक्त में टॉक्सिसिस को शरीर से बाहर निकालने के लिए, मतलब कि जहर की मात्रा को अगर बाहर निकाल देते हैं, टॉक्सिट जो भी जितने होती हैं जल से अतिरिक्त मात्रा में जो भी टॉक्सिस अगर बॉडी में जाता है तो बाहर निकालने के लिए वो कौन सा अंग काम करता है, तो ब्रीकक काम करता है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ब्रीकक काम करता है, लिख लीजिएगा ब्रीकक। अब हम चलते हैं ब्रीकक के बारे में कुछ बता देते हैं कि ब्रीकक कितना पाया जाता है आपके अंदर। तो ब्रीकक की संख्या आपके बॉडी में क्या है, 2 है ना। ब्रीकाणु की संख्या क्या है, 20 लाख है, 20 लाख। लाखों बनते हैं और लाखों डेली मर जाते हैं, है ना। चलिए, ब्रीकक रक्त परिसंचरण में कितना प्रति मिनट चलता है, तो 75 मिनट प्रति मिनट चलता है रक्त संचरण में, है ना। ब्लड सर्कुलेशन में कितना देर कितना चलता है, तो 75 मिली और
प्रति मिनट चलता है। वृक्क का रक्तचाप कैसे होता है? 75 मिली Hg। रक्तचाप जो भी मापा जाएगा तो Hg में मापा जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या रक्तचाप हो, जो भी चीज़ें हो वो सिर्फ क्या माना जाता है, कहाँ माना जाता है? तो सिर्फ Hg में माना जाता है। शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में जल की कुल मात्रा होती है 42 लीटर, या शरीर का भार का 60% या 70% पाया जाता है। जितना अगर मान लिया जाए किसी को अगर 60 किलो वजन है तो 60 किलो के वजन के हिसाब से उसका 60% या 70% उसके अंदर जल की कुल मात्रा होती है। ठीक है, यानी प्रति दिन उत्सर्जित कुल जल कितना हम करते हैं, उत्सर्जित कितना करते हैं जल, मतलब मूत्र कितना करते हैं, तो आपको यहाँ दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उत्सर्जित जल, जो जल बाहर निकाल देते हैं, 2 से 6 लीटर हम लोग बाहर जल निकाल देते हैं। ये कब होता है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर या डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट या डिपेंड ऑन एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर सकता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, आपके घरों में रहने पर डिपेंड कर सकता है कि आप डेली एसी में रहते हैं, वो करते हैं, अला बला जो भी चीज़ें हैं आपको उस तरह से ज़्यादा दिन प्रति दिन उत्सर्जित कुल जल जो होता है सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अगर बॉडी को फ्री रखना है, बॉडी को अच्छा रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा जल उत्सर्जित करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए आगे हम चलते हैं। मूत्र में अगर मूत्र से कितना जल उत्सर्जित हो जाता है? 1.5 लीटर अगर होता है। सांस द्वारा कितना होता है? 0.35 लीटर सांस जब लेते हैं तो जल बाहर उत्सर्जित होता है ना। पसीने द्वारा कितना होता है? पसीने का जो स्वेटिंग होता है वो कितना निकलता है? तो पसीने द्वारा स्वेटिंग होता है 0.50 लीटर। गर्मी के दिनों में इससे भी ज़्यादा पार कर जाता है, 2 से भी लीटर से ज़्यादा पार कर जाता है। किसी को दम नहीं, किसी को अगर 100 ml ज़्यादा निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। गर्मी के दिनों में किसी को पसीना इतना स्वेटिंग होता है, इतना स्वेटिंग होता है कि लोग कुछ कह नहीं सकते। लार द्वारा कितना निकलता है? लार या मल से कितना निकलता है? लार या मल लिखा हुआ है, मल से कितना निकलता है? 0.25 लीटर मने निकलता है, यानी एक पौआ। पौआ का मतलब समझ गया ना? हाँ, 250 लीटर, हाँ ml पौआ हो गया। अगर पूछ दे आपसे, क्वेश्चन पूछता हूँ, 1000 मिलीलीटर 1000 ml बराबर कितना kg? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, 1000 ml बराबर कितना kg? ज़रूर कभी वाइल लेते होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मूत्र का pH मान कितना होता है? मूत्र का pH मान कितना होता है? आपको पता ही होगा, मूत्र का pH मान आपको एकदम आराम से पता होगा, क्योंकि 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। आज जिसको 4.8 है बाबू, उसको भी दिक्कत है, और ज़्यादा से इससे कम है तो ज़्यादा उसको दिक्कत है, अगर इससे भी ज़्यादा है तो इससे भी दिक्कत है। मूत्र का रंग पीला और उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है, लेकिन कौन से उसमें वर्णक उपस्थित रहते हैं, कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है कि उसका मूत्र का रंग पीला होता है? तो यूक्रोम रहता है, प्रेजेंट रहता है, यूक्रोम लिख लीजिए, यूरोक्रोम प्रेजेंट रहता है, उससे मूत्र का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है टॉयलेट का। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? ये क्वेश्चन भी आता है। यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन से बनता है ना, हीमोग्लोबिन से लिख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का प्रेजेंटेशन यानी विखंडन टूट करके बनता है, डिवीजन होता है उसका, यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो यूरोक्रोम का निर्माण करता है। यूरोक्रोम कहाँ जाता है? ये यूरोक्रोम हमारे बॉडी के मूत्र जहाँ से उत्सर्जित होते हैं, हमारे बॉडी से जब सिक्रीट होते हैं तो वहाँ पे जा के प्रेजेंट हो जाता है, और मूत्र का रंग कभी कभी पीला हो जाता है। तो पीला होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक पीला हो जाना वो बड़ी बात होती है। अगर इससे भी बीमारी होती है, इससे पीलिया हो जाता है ना, ये सब सारी बीमारी है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में प्रसारण नियंत्रण द्वारा कौन सा अंग जल को निश्चित मात्रा में बनाए रखता है? शरीर के प्रसारण नियंत्रण द्वारा कौन सा अंग जल को निश्चित रूप में बनाए रहता है? तो बताना होगा, रखता है। तो शरीर को अगर अच्छे रूप में ढालना है तो कौन प्रसारण नियंत्रण के द्वारा कौन से अधिक दिन में? ठीक है, तो वृक्क के द्वारा क्या होता है? जब भी प्रसारण नियंत्रण द्वारा कौन सा अंग जो जल को निश्चित मात्रा में बनाए रखना,
जैसे ज़्यादा मात्रा में आप जल ले लिए तो तुरंत, अगर ज़्यादा मात्रा में ठंडी में जल ले तो टॉयलेट लग जाता है, तो प्रीकक क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है जल को, प्रीकक बाहर निकलता है। जितने बॉडी में अगर मतलब कि जितने जल की आवश्यकता है वो अंदर ले लेता है। और अगर डेली अगर आप 5 लीटर पी रहे हैं तो जितना 10 लीटर पी रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 लीटर पी रहे हैं, 12 लीटर पी रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी को जितना ज़रूरत होगी उतना ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जितना ज़रूरत होती है वो ले लेगा। अगर ज़्यादा बचेगा नहीं बचेगा तो फिर दिक्कत आपको ये इस अंग में होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा मात्रा में, आप गर्मी के दिन आ गए ही तो ज़्यादा मात्रा में लीजिए। मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, इसके बारे में ज़रा आपका विचार क्या है, आप बताएं जरूर कमेंट में बताएं। मैं एक पास प्रश्न छोड़ देता हूं कि जो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो इसका 21 नंबर का होगा, मनुष्य का सबसे अच्छा उत्सर्जित तंत्र आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं जानता हूं, आपको कहिएगा तो मैं तुरंत अभी बता दूंगा, कमेंट में लिखिए, मैं बता देता हूं। कौन सा पोषक तत्व अधिक लेने से अधिक यूरिया उत्सर्जित करता है? कौन सा ऐसा तत्व ज़्यादा लेने हैं तो क्या अधिक यूरिया निकलता है? तो हमको प्रोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं बाबू तो यूरिया का बनना ज़्यादा हो जाता है। प्रोटीन अगर कम मात्रा में लेते हैं तो यूरिया कम बनेगा। किस रोग से मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है? ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही चीज़ें देखने के लिए अगर मिल जाता है, रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो आप देख नहीं पाते हैं, उसके सामने जाते हैं तो आपको फिर से फीस देना पड़ता है या दवाई मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सजग रहनी पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन से लेकर के। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता है वो करेक्ट मिलती है, और कहीं से कहीं भी ज्ञान का सर्जन कर मतलब ज्ञान का अर्जित कर लेना आपके अंदर निर्भर करता है। तो किस रोग में मूत्र का जल में सोडियम, तो ये जो एक होता है एडिशन, एक रोग होता है एडिशन एक रोग होता है, उससे मूत्र और जल में मूत्र में जल और तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। एडिशन लिख लीजिएगा, एडिशन एक रोग होता है। एडिशन एक वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, है ना। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मैंने बोला था यहाँ से यकृत में होता है, यकृत में होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। चलिए अगला चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। लिख लीजिएगा, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ जो होती है किस अंग में जाती छनती है? तो किडनी, पता होगा ना जी, किडनी अगर ऑप्शन में नहीं तो वृक्का लिखा रहेगा, ज़रूर लिखा रहेगा। ये सब सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं। संवेदन किसके अगला 47 नंबर, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन जो होता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका इंग्लिश में मैं पता करके बताता हूँ। ये 27 नंबर जो है किसके, कितने नंबर पर है इसका है, तो ये जान लीजिए, आंसर डाल लीजिए, छोड़िए। शरीर के तापमान पे विनियंत्रित करने के लिए इसको संवेदन की महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये संवेदन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लिख लीजिए, शरीर के तापमान को ज़रूरत होती है, कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हैनेले के लूप का कार्य किससे संबंधित है? हैनेले जो होते हैं उसके लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसका अगर इंग्लिश पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके बारे में इंग्लिश में भी बताता, लेकिन आप लोग को समय कम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ। तो आज ही 26 क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हुए, लेकिन मैंने कराया है कितना क्वेश्चन टोटल? लगभग मैंने आपको कराया होगा तो 45 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वाटर एक्सट्रीमिशन जो है आपको बता दिया था कि यूरिन से कितना निकलता है और ब्रेथ से कितना निकलता है, और जो प्रिपरेशन जब करते हैं पसीने से कितना निकलता है, और जो सलाइवा और फेस से कितना निकलता है, फेसेस से कितना निकलता है। तो आपको ये पता है सब सारी चीज़ें, मॉल नहीं फेसेस लिखा हुआ,
मल यहाँ पे लिखना चाहिए, तो इंग्लिश से थोड़ा कन्वर्ट जल्दी गलती हो गया है। तो यहाँ पे मल का जो होता है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए ये ईमेल और पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं biharmedical360@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट वगैरह वहाँ पे दिया जा रहा है। जरूर से जरूर सभी लोग को, बच्चों को मैं कहता हूँ कि जरूर से जरूर सभी बच्चे ज्वाइन करें वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।